नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के मिशन मालवा से। जी हां, 4 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा मालवा में हो रहा है। सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे को लेकर कांग्रेस के मन में शंका है, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग चश्मे से देख रहे हैं। जुलाई में फिर सिंधिया का दौरा, इस बार आएंगे मालवा। सिंधिया के दौरे के पीछे की रणनीति। पूरे एमपी में सिंधिया को मिला रही बीजेपी। 9 जून 2021 को एमपी दौरा, 21 जून 2021 को एमपी दौरा, 4 जुलाई 2021 को आगामी दौरा। जून में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए। दोनों ही बार वो भोपाल आए और ग्वालियर चंबल में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं से मिले। जुलाई में फिर सिंधिया एमपी दौरे पर आ रहे हैं। 4 जुलाई से 7 जुलाई तक वो मालवा में घूमेंगे। इन 4 दिनों में सिंधिया मालवा के 7 जिलों का विजिट करेंगे। सिंधिया दिल्ली से उदयपुर होते हुए नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन और देवास आएंगे। माननीय सिंधिया जी 4 तारीख को नीमच पहुंचेंगे। नीमच के बाद फिर वहाँ आसपास के हमारे जो ज़िले हैं, मंदसौर है, रतलाम है, धार है, इंदौर, देवास और उज्जैन, ऐसे कार्यक्रम उनके बने हैं कि जहाँ कोरोना के संक्रमण के दौरान जो दुखद निधन हुए हैं, कुछ उनके साथ जुड़े रहे लोग हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, उनके यहाँ बैठने के लिए जाएंगे। 15 दिन में सर दूसरा दौरा। तो मैं तो दूसरा दौरा मतलब दूसरा दौरा भोपाल का नहीं है। मैं करीब 11 जिलों का दौरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। पहले दौरे में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, भोपाल का मेरा दौरा रहा। अभी मेरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा करके मैं अब भोपाल पहुंचा हूं। मेरा निरंतर दौरा होता है। भले सिंधिया अपने दौरों को लेकर अटकलों को ज्यादा तवज्जो न देते हो, लेकिन अब सिंधिया आ रहे हैं तो वो मालवा के कई नेताओं से भी मिलेंगे। यहाँ वो कार्यकर्ताओं के बीच पैठ भी बनाएंगे। वैसे भी जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी मालवा से उनका नाता था। खासकर उज्जैन, इंदौर वो अक्सर आते थे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी सिंधिया रह चुके हैं। इस नाते इंदौर से वो हमेशा ही जुड़े रहे। शिवराज कैबिनेट में मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर से ही है। पारिवारिक परंपराएं हैं, निभाते रहे, झांसी की रानी से लेकर कमलनाथ तक। उससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं। अब आप कितने भी दौरे कर लो, भाजपा का सर्वनाश तो होना तय हो गया है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अब सिंधिया जैसे लोग घूमे फिरे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जन कोरोना के कठिन समय को झेलते हुए महंगाई के महादानव को झेल रही है। तो आप कोई ऐसे चमत्कारी पुरुष नहीं है कि जाएंगे तो कोई महान वो हो जाएगा। सियासी अनुमान, आरोप चाहे जो हो, लेकिन जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के पीछे बीजेपी की रणनीति है। जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे वो ग्वालियर चंबल के बड़े नेता रहे, लेकिन बीजेपी उन्हें पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच ले जा रही है ताकि पार्टी को सिंधिया से पूरे प्रदेश में फायदा मिले, क्योंकि युवाओं के बीच सिंधिया एक चर्चित चेहरा भी है और सिंधिया की राजनीतिक समझ भी अच्छी है। तभी वो बीजेपी ज्वाइन करते ही नेताओं से ऐसे मिल रहे हैं जैसे घर लौटने पर कोई अपना अपनों से मिलता हो। चाहे जयभान सिंह पवैया के घर पर उनकी मुलाकात हो या बुंदेलखंड के दिग्गज चेहरे के यहाँ सिंधिया का जाना हो, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और अब 4 जुलाई को मालवा दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर है फिर मुलाकात की कुछ तस्वीरें चर्चा में रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और शायद आगे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम दौरे ऐसे ही चर्चा बटोरते रहेंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर दोपहर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगा दी गई। ये बैठक 3 बजे से केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने मीडिया को बताया कि बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से इस पर मोहर भी लगा दी गई। इस बार बीजेपी ने तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी है। वो रविवार को सीएम की शपथ लेंगे।
नाम की घोषणा होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक भूतपूर्व सैनिक के बेटे को राज्य की सेवा के लिए चुना है। हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, उनके पिता सेना में रह चुके हैं। पुष्कर सिंह की बात की जाए, उत्तराखंड में बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2002 से 2008 तक वो इसी पद पर रहे हैं। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध में पीजी और एलएलबी की पढ़ाई वो कर चुके हैं। उत्तराखंड की खटीमा से लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। 2012 से 2017 तक वो विधायक रहे। साल 1990 से 1999 तक राष्ट्रीय स्तर पर एबीवीपी में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। ये तो रही धामी की बात। और अब तीरथ सिंह जो कि रवाना हो रहे हैं, उनका ये सफर 4 महीने का रहा। सीएम रहते तीरथ सिंह रावत के कई बयानों पर बवाल भी मचा था, खासकर वो बयान जो उन्होंने फटी जीन्स पर दिया था। इसके बाद देश भर में महिलाओं ने उन्हें घेर लिया था। एक और बयान, मोदी की तुलना उन्होंने राम से की थी। इसके अलावा ज्यादा बच्चे पैदा किए जाने पर ज्यादा राशन मिलने की बात भी तीरथ सिंह रावत ने कही थी और इस पर वो काफी ट्रोल भी हुए थे। धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ था, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर सब लोगों को लेकर काम करेंगे। और अब खबर बॉलीवुड की। शनिवार का सूरज चढ़ने के साथ ही बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर थी कि अभिनेता आमिर खान अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से अलग हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका एक साझा बयान भी सामने आया। आमिर खान और किरण राव ने अपनी तलाक की खबर को शेयर करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। आमिर और किरण के तलाक की खबर फैंस के लिए बेहद शॉकिंग रही, क्योंकि 15 साल पहले लगान मूवी के सेट से बनी जोड़ी अब अलग होने वाली है। आपको बताएं कि आमिर खान और किरण राव का एक बेटा आज़ाद है, जिसको लेकर आमिर और किरण ने कहा कि बेटे आज़ाद ज्वाइंट कस्टडी में रहेंगे, साथ ही हमारे कारोबारी रिश्ते भी बने रहेंगे। इसके अलावा हम बच्चे का पालन पोषण भी साथ मिलकर करेंगे। इस सब के बाद अब आमिर खान के दोस्त अमीन हाजी का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी कि दोनों अलग होने वाले हैं। दरअसल दोनों के बीच इस लॉकडाउन के दौरान दिक्कतें आनी शुरू हुई और जब बात नहीं संभली तो फिर ये फैसला लिया गया। इस साल जनवरी फरवरी के बीच की बात होगी जब मुझे पहली बार इस बारे में मालूम चला। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे पता चला कि मामला यहाँ तक पहुँच गया तो बेहद बुरा लगा, दुख हुआ, अफसोस हुआ। इधर मुंबई में फिल्मकार साजिद नाडियावाला ने फिल्म सत्यनारायण की कथा का ऐलान किया तो इधर भोपाल में बवाल मच गया। संस्कृति बचाओ मंच ने साजिद के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। साजिद पर हिंदू भावनाओं को भड़काने और आहत करने को लेकर मामला दर्ज कराने टीटी नगर थाना पहुंचे। साथ ही चेतावनी दी कि उन्हें मुंह काला कर गधे पर घुमाया जाएगा। साजिद नाडियावाला की फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल में है। कार्तिक ग्वालियर के रहने वाले हैं। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का आरोप है कि बॉलीवुड में बीते कुछ साल से लगातार हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ फिल्में बन रही हैं। देवी देवताओं को फिल्मों के माध्यम से अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। ओ माय गॉड, पीके, लवरात्रि, तांडव और अब सत्यनारायण की कथा ऐसी ही कुछ फिल्में हैं और इसी को लेकर वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे। जो कि एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, फिल्म का नाम है सत्यनारायण कथा। तो ऐसी फिल्मों का निर्माण करके ये विधर्मी लोग कहीं ना कहीं हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब आपको मिलवाते हैं हिम्मत वाले से।
ये कोई फिल्म का नाम नहीं है। ये हिम्मत वाला महज एक 26 महीने का बच्चा है और इसे एक रात का मोगली भी कहा जा रहा है। मोगली का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही मोगली जो जंगल में जानवरों के बीच बड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि इस बच्चे को एक रात का मोगली क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ग्यारसपुर के पोतला गांव का यादव परिवार घने जंगलों में सिद्ध बाबा के चबूतरे पर पूजा के लिए निकला। इसी बीच 26 महीने का निर्देश यादव जंगल में खेलते खेलते कहीं खो गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई लेकिन निर्देश नहीं मिला। 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। ये जंगल काफी घना है, इसमें जंगली जानवर भी हैं। ऐसे में बच्चे का सुरक्षित मिलना परिजनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरी रात तलाश है। पुलिस को आपने कब खबर करी? पुलिस आ गई थी अपनी 4 बजे करीब। सो फिर 2 बजे न रही थी पुलिस भी रात के। उसके बाद में फिर हम घर आ गए। फिर हमारे चाचा वगैरह उन्हें रुके उधर। फिर हम सवेरे हम मंदिर गए। मंदिर से आए 10 बज रहे थे करीब। 10 बजे के बाद मंदिर पे परिक्रमा लगाया तो हमने उनसे बोल के गए थे बजरंग बली से कि बजरंग बली बच्चा मिल जाए, हम तुम्हारा पूरा परिक्रमा ना हो पाए, बच्चा मिल जाए। तो हमने याद हो परिक्रमा भाव फोन आ गया कि बच्चा मिल गया। और अब बात एक अलग खबर की। डाक विभाग ने कोरोना या नॉन कोरोना डेथ के बाद अस्थियों के कर्मकांड से विसर्जन की जिम्मेदारी उठाई है। कोई भी शख्स अपने दिवंगत परिजन का अस्थि विसर्जन डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सुविधा से करवा सकेगा। इसके लिए अस्थियों को वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया में से किसी भी एक तीर्थ के लिए भेजना होगा। कोरोना महामारी ने दुनिया के सभी नियम, कायदे, कानून, परंपराएं और मान्यताएं बदल दी। इस भीषण त्रासदी में लोगों ने ना तो अपनों का अंतिम संस्कार कर पाया और न ही उनका अस्थि विसर्जन। ये अस्थियां आज भी इंतजार कर रही हैं मृत्यु पर्यंत होने वाले संस्कार का। परिजन कोरोना संक्रमण के भय से विसर्जन और श्राद्ध अनुष्ठान के लिए नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में डाक विभाग ने एक योजना शुरू की है जिसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से अब इन अस्थियों को जहां उनके परिजन चाहते हैं वहां विधिवत तरीके से विसर्जित किया जा सकेगा। इस दरमियान जैसे आप सभी जानते हैं कई लोग का निधन हो चुका है। एक सामाजिक संस्था है, उसका नाम है ओम दिव्य दर्शन। इसके साथ एक टाई अप हुआ है जिसके तहत हम लोग जो भी अपने परिजन का अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं उसको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है अस्थि विसर्जन या श्राद्ध के लिए। तो यहाँ के लिए ये सुविधा अभी उपलब्ध है। बिलासपुर समेत देश के सभी प्रमुख डाकघरों में इस सुविधा को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्पीड पोस्ट का शुल्क अस्थियों के वजन और स्थान की दूरी के अनुसार होगा। स्पीड पोस्ट पते पर महज 72 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही परिजनों को श्राद्ध कार्यक्रम से लाइव भी जोड़ा जाएगा। उनका एक साइट बना हुआ है, वेबसाइट बना हुआ है, उसमें जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उसको और उसमें उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हैं, जिसमें अगर वहाँ से प्रसारण करें तो उनको दिख सके। तो इसके लिए जो चार्जेस है जैसा आप बोल रहे थे ना, उसमें चार्जेस जो पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट का चार्ज है वही चार्ज लगेगा उसमें। लास्ट में उसके पते पे 1 बॉटल गंगा जल भी भेजेंगे। श्राद्ध के बाद डाक विभाग परिजनों को एक निशुल्क बोतल गंगा जल भी पहुंचाएगा। इस पुनीत कार्य के लिए डाक विभाग और संस्था के बीच अनुबंध हुआ है। इस सेवा से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो परिजन की मृत्यु के बाद उनका अस्थि विसर्जन नहीं कर सके हैं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। रायगढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए। इनमें एक ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन भी आया जिसको लेकर रायगढ़ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अब जवाब देने में हंसी आ रही है और जवाब भी नहीं सूझ रहा है। दरअसल एक आवेदन आया है, उसमें अभ्यर्थी का नाम महेंद्र सिंह धोनी लिखा है जिसने अपने पिता का नाम सचिन तेंदुलकर बताया है। अब अधिकारी इससे किसी की शरारत मान रहे हैं, लेकिन आवेदन तो रिसीव हुआ है। ऐसे में बिना जांच के उसे निरस्त भी नहीं कर पा रहे हैं और जवाब भी नहीं सूझ रहा है। जिले में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए संविदा के लिए कुछ रिक्तियां निकाली गई थी जिसमें ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था
गूगल फॉर्म के माध्यम से। क्योंकि परसेंट का मामला है और आवेदक ने अप्लाई किया है, इसलिए हम उसको सूची से नहीं हटाए हैं, लेकिन आज उसका वेरिफिकेशन था और वेरिफिकेशन में वो उपस्थित नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह डमी कैंडिडेट है, फर्जी कैंडिडेट है, और वो मजाक के रूप में उसको लेकर के आवेदन कर दिया था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है। दुनिया भर में आतंक पर ऐंठने वाले पाकिस्तान में ज़बरदस्त कंगाली का आलम है। ये हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट ने साफ कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, जिसमें क्रिकेटर्स को मिलने वाले रुपए का जिक्र है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को जितना पैसा दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा भारत में रणजी खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि भारत के क्रिकेटर्स की तुलना में पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ियों को आधे पैसे दिए जाते हैं। और तो और भारत के 3 सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की कमाई देखी जाए तो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा क्रिकेट टीम बन जाएगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम से ज़्यादा सैलरी शार्दुल ठाकुर की है। यूं तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली, मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को सबसे ऊंची रैंक मिली है, लेकिन इनकी कमाई भी भारत के रणजी खिलाड़ियों के बराबर है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की न सिर्फ अवाम पैसों की मोहताज है, बल्कि उनका क्रिकेट बोर्ड भी कंगाली की कगार पर है। और अगली खबर भी क्रिकेट से जुड़ी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को उनकी कमेंट्री के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा। फाइनल मुकाबले में कार्तिक की कमेंट्री लोगों को काफ़ी पसंद ही आई और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल भी बांधे गए। लेकिन अब दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री के दौरान एक ऐसी बात कह दी थी जिससे लोग सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मैच की कमेंट्री के दौरान दिनेश कार्तिक ने कहा कि ज़्यादातर बल्लेबाजों को अपना बैट पसंद नहीं आता और वो दूसरों का बैट ज़्यादा पसंद करते हैं। बैट यानी कि बल्ला पड़ोसी की बीवी की तरह होते हैं। इसके बाद कार्तिक को ट्विटर पर पड़ोसी की बीवी टिप्पणी के लिए ट्रोल किया जाने लगा और कई लोगों ने उनसे माफ़ी मांगने को भी कहा है। और अब एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। मैक्सिको में समंदर में आग लग गई। समंदर के पानी के नीचे पाइपलाइन से गैस रिसाव के बाद मैक्सिको की खाड़ी की सतह पर आग फैल गई। हालांकि इस दुर्घटना में अभी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दरअसल पाइपलाइन मैक्सिको की सरकारी पेमेक्स पेट्रोल कंपनी की है। समुद्र में पानी में आग लगने की घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैक्सिको के समुद्र में पानी में गैस रिसाव वाली जगह पर करीब 5 घंटे तक आग धधकती रही। ऐसा लग रहा था कि पानी में ज्वालामुखी फट गया है और बाहर आग का लावा निकल रहा है। पिघले हुए लावा की तरह दिखने वाले पानी से निकलने वाली चमकीली नारंगी लपटों को सोशल मीडिया पर आई ऑफ फायर यानी आग की आंख करार दिया गया। आग की गोलाकार आकृति के कारण इसे आग की आंख कहा जा रहा है। पेमेक्स तेल प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पर ही आग लगने की ये घटना हुई। आग पर पूरी तरह से काबू पाने में 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। पानी के नीचे ये पाइपलाइन समुद्र में पेमेक्स के प्रमुख कुमालूब जैप ऑयल डेवलपमेंट सेंटर से जुड़ती है। कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। ये पंक्तियां बैतूल के गांव दनोरा पारसडोह में रहने वाले प्रवीण पर एकदम सटीक बैठती हैं। 14 साल के प्रवीण ने देश के महापुरुषों सहित अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और फिल्मी हीरो के ऐसे चित्र उकेरे हैं जिन्हें देखते ही लगता है मानो ये तस्वीरें अभी बोल पड़ेंगी। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र प्रवीण बताते हैं कि एक दिन बैठे बैठे उनकी नज़र उनकी दादी की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखकर तस्वीर को कैनवास पर उतारने का ख्याल आया और प्रवीण ने तुरंत पेंसिल की मदद से कागज पर दादी का स्केच तैयार कर दिया। इस स्केच को देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इसके बाद प्रवीण ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीर शिवाजी, स्कूल के शिक्षकों सहित अपने परिजनों के हूबहू स्केच बना दिए।
बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए समाज ने उसका सम्मान करने का फैसला भी लिया है। मतलब आउटलाइन बना लेता हूँ, फिर धीरे धीरे करके आईज, नोज, ईयर्स करके तो पूरा फेस सेट कर लेता हूँ। अभी तक तो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान की भी बनाई है, लेकिन नहीं है, और शिवाजी महाराज और दीदी की भी बनाई है, बहुत लोगों की बनाई है। ऐसे तो शौक तो बचपन से ही था ऐसे ड्राइंग वगैरह बनाने का, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल बनाता था कार्टून की, फिर थोड़ी सी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के, ट्यूटोरियल देख के अब सीख गए।